स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने हिंदी शब्द के विषय में समझा, साहित्य शब्द के विषय में समझा और इतिहास शब्द के विषय में समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने इसी में इसके अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों के विषय में भी समझा और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेखन पद्धति के विषय में समझेंगे। वास्तव में इतिहास लेखन की जो पद्धतियां रहीं उन पद्धतियों को किस तरीके से आगे कुछ लोगों ने क्रियान्वित किया, कैसे आगे बढ़ाया, इसमें किन किन पद्धतियों का समावेश है, उन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझते हैं। ध्यान रहे हम लोग कल हेडिंग डाले थे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, अर्थात हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में सबसे पहले जो आता है हिंदी साहित्य लेखन पद्धतियां आती हैं। ये जो हिंदी साहित्य लेखन पद्धतियां हैं वो हिंदी साहित्य लेखन पद्धतियां हैं कितनी या परंपराएं कितनी हैं, तो देखिए इन दोनों का मतलब देखिए हिंदी साहित्य लेखन की परंपराएं कितनी हैं, 4। हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां कितनी हैं, 4। ठीक है, उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य लेखन की जो पद्धतियां हैं वो कितनी हैं, 4। ये कई बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया कि हिंदी साहित्य लेखन की कितनी पद्धतियां हैं, तो हिंदी साहित्य लेखन की कुल पद्धतियों की संख्या कितनी भैया, 4 है। उसमें जो पहली पद्धति है, पहली पद्धति, उस पहली पद्धति को हम लोग कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, जो ये वर्णानुक्रम पद्धति रही, इस पद्धति की सबसे खास बात यह रही कि इस पद्धति में वर्णों के क्रम के हिसाब से लेखन कार्य किया गया। अर्थात जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर पे आपने जैसे ए से जितने लोग नाम होता है उनका नाम सबसे पहले आता है, बी वालों का उनके बाद में आता है, सी वालों का उनके बाद में आता है। अर्थात आपने जो अंग्रेजी की डिक्शनरी देखी ना, अंग्रेजी की डिक्शनरी में जैसे शब्दों का क्रम व्यवस्थित किया जाता है, ठीक वैसे ही इस वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णों के हिसाब से, यानी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा से लेकर के का खा गा गा अंग तक जितने भी वर्ण रहे उन वर्णों के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। अब इस वर्णानुक्रम पद्धति का जो अनुसरण करने वाले हैं उनका नाम है गारशा दा तासी। क्या भैया, गारशा द तासी। पहले नंबर पे कौन आते हैं भैया, गारशा द तासी। देखिए कहीं कहीं पर लिखा गया गारशा द तासी, कहीं कहीं पर दिया गया गारशा दी तासी। तो ये अंग्रेजी में लिखने की वजह से ऐसा हो रहा है, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। गारशा द तासी भी सही है और गारशा दी तासी भी सही है। ठीक है, अब इस वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण करते हुए गारशा दा तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा, उस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार। इस्तवार द ला लिटरेतुर। लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। एंदुई हिंदुस्तानी। बात समझ में आई? कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां कितनी हैं, तो हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां कितनी भैया, 4 हैं। उसमें पहली पद्धति का क्या नाम है, तो पहली पद्धति का नाम है वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति भैया, वर्णानुक्रम पद्धति। इस वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किसने किया, गारशा दा तासी ने किया। और इस वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण करते हुए गारशा दा तासी ने किस इतिहास ग्रंथ का लेखन कार्य किया, तो उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। इस रचना का उन्होंने लेखन कार्य किया। इसी पद्धति को गारशा दा तासी के साथ साथ ही एक और महानुभाव थे जिन्होंने अपनाया था। उनका नाम क्या है, देखिए, तो उनका नाम था शिव
सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर इनका नाम था। शिव सिंह सेंगर जी ने भी इस वर्णानुक्रम पद्धति का ही अनुसरण किया और इन्होंने इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा? तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। नाम क्या भैया? शिव सिंह सरोज। क्या भैया? शिव सिंह सरोज को लिखा गया। ठीक, ये आपका पहला इतिहास ग्रंथ है, इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। और ये गारसादा तासी ये पहले इतिहासकार भी हैं। ये हिंदी के यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम इतिहासकार कौन है तो गारसादा तासी। और हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, किंतु ये फ्रेंच भाषा में था। ये जो देख रहे हैं शिव सिंह सेंगर, ये दूसरे इतिहासकार की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। या आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी का किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। उसका नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। आप बेफिक्र रहें, इसके विषय में विस्तार से चर्चा हम लोग अगले क्रम में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना याद करना है केवल कि यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य लेखन की कितनी पद्धतियां हैं? 4। पहली पद्धति वर्णानुक्रम। इस वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किन किन लोगों ने किया? तो गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर, 2 लोगों ने किया। कितने लोगों ने किया? 2 लोगों ने किया। गारसादा तासी ने जब इस पद्धति का अनुसरण किया वर्णानुक्रम पद्धति का, तो किस ग्रंथ को लिखा? तो इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को लिखा। और जो ये शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने किस पुस्तक का निर्माण किया? तो उसका नाम है शिव सिंह सरोज। यहां तक की बात समझ में आई? चलिए, जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है भैया, उस दूसरे इतिहास ग्रंथ के दूसरी पद्धति, तो दूसरी जो इतिहास लेखन की पद्धति थी उसका नाम था कालानुक्रम पद्धति। क्या भैया? कालानुक्रम पद्धति। क्या भैया? कालानुक्रम पद्धति। ये कालानुक्रम पद्धति क्या भैया? कालानुक्रम पद्धति का मतलब यह होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रमों में वर्गीकृत करते हुए इतिहास ग्रंथ के लेखन कार्य किन लोगों ने किए? तो उनमें नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। दूसरे नंबर पर नाम आता है मिस्र बंधुओं का। लेकिन पहले नंबर पर किसका नाम आता है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। अर्थात हिंदी साहित्य को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कालक्रमों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रमों में बांट करके इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अर्थात इस कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले अनुसरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने, ठीक है। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है, देखिए ये टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उसका नाम क्या भैया? उसका नाम है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बात समझ में आई? ये इसमें फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। या फ्रेंच भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ, या हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ, या अंग्रेजी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, आगे इसी पद्धति का अनुसरण और एक व्यक्ति ने किया, जिनका नाम क्या भैया? जिनका नाम है मिस्रबंधु। नाम क्या भैया उनका? मिस्रबंधु। मिस्रबंधु। और मिस्रबंधु ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है मिस्रबंधु विनोद। क्या? मिस्रबंधु विनोद।
मिस्र बंधु विनोद। इस पुस्तक का लेखन कार्य उन्होंने किया। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। चीजें दिख तो रही भी दो ढंग से आपको ना? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, एक बार इसे पुनः समझते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, एकदम याद हो जाना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, है ना? आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य लेखन की कितनी पद्धतियां हैं? 4। पहली पद्धति का क्या नाम है? वर्णानुक्रम पद्धति। इस वर्णानुक्रम पद्धति को किन किन लोगों ने अपनाया? गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। गारसादा तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए किस इतिहास ग्रंथ को लिखा? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति पर अपनाते हुए किस इतिहास ग्रंथ को लिखा? उसका नाम है शिव सिंह सरोज। फिर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य लेखन पद्धति का दूसरा लेखन पद्धति कौन सा है? तो दूसरा लेखन पद्धति भैया कालानुक्रम पद्धति है। कौन सा पद्धति? कालानुक्रम पद्धति। इस कालानुक्रम पद्धति को सबसे पहले किसने अपनाया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनाया। उसके बाद किसने अपनाया? मिस्र बंधु ने अपनाया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनाते हुए किस इतिहास ग्रंथ को लिखा? उसका नाम क्या है? उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें लिटरेचर रहेगा, लिटरेचर मत करिएगा, ये लिटरेचर ही है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर आपसे पूछा जाए मिस्र बंधु ने किस इतिहास ग्रंथ को लिखा? उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई है? अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यदि होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखेंगे। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखेंगे, मैं उसकी अगली वाली क्लास में उसका जवाब जरूर दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूंगा। इसके पहले वाली जो मेरी क्लासें थी उसमें मैंने कुछ प्रश्न रखे थे, काफी बच्चों ने उन प्रश्नों का जवाब दिया। जब आप प्रश्नों का जवाब देते हैं, जब आप कोशिश करते हैं उसे बताने के लिए, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है जिसको मैं शायद शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जो भी मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूं क्लास के अंत में, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। गलत जवाब भी यदि सही नहीं आ रहा, आप गलत जवाब देते हैं, तो भी मुझे यह लगता है कि कम से कम आपने कोशिश तो की। और आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल विजय आपके ही श्री चरण को चूमेगी। ठीक है, इसलिए जवाब जरूर दिया कीजिए आप। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो आगे की पद्धतियां रही, ध्यान रहे, इसमें जो चौथी पद्धति है, तीसरी पद्धति, उस तीसरी पद्धति, चलिए यहां से हम लोग मिटा देते, पूरा ही मिटा देते हैं और ध्यान से समझते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप धैर्यता के साथ केवल क्लास को देखते रहिए, विधिवत ढंग से समझते रहिए। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या को तुरंत आप कमेंट बॉक्स में हमारे समक्ष भेजिए, मैं उसे देखूंगा और उसका निदान पूर्णतः करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए भैया, अब जो तीसरी पद्धति रही, उस तीसरी पद्धति का नाम था विधेयवादी पद्धति। क्या भैया? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, ठीक है। अब इस विधेयवादी पद्धति को अपनाया किसने था? तो भैया देखिए, यहां से दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, थोड़ा धैर्यता पूर्वक इसे समझेंगे। अगर आपसे पूछे कि इस विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, क्या पूछे? जनक, कि इस पद्धति को खोजा किसने? तो इस पद्धति को खोजा था तेन ने। किसने भैया? तेन ने। और तेन ने ही इसके परिप्रेक्ष्य में 3 शब्दावलियों को भी बताया था। कितनी शब्दावली? 3 शब्दावली। तो तेन के द्वारा दी गई शब्दावली कौन सी है? शब्दावली, सबसे पहले तो ये जानो शब्दावली कितनी थी। तो शब्दावली भैया 3 थी। कितनी थी? 3 थी। कौन कौन सी थी? तो मैंने कल ही क्लास में आपको यह भी बता दिया था। उसमें पहली पद्धति थी, उसमें जो पहला शब्द था, शब्दावली जो था वो क्या था? जाति। क्या था भैया? जाति। दूसरा उसी में था वातावरण। याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा आपको? ये तो कल बताया था मैंने ना, वातावरण। और तीसरा क्या था? तीसरा था क्षण विशेष। क्या भैया? क्षण विशेष। ठीक है, क्षण विशेष। ये इसमें 3 शब्दावलियों का प्रयोग किया गया था।
इस पद्धति का अनुसरण किसने किया? अनुसरण, ध्यान रहे शब्दों पे आप ध्यान देंगे, धैर्यता के साथ समझेंगे। जब बात वो जनक की करेगा तब आपको तेन बताना है, और जब वो आपसे पूछेगा अनुसरण करता, क्या? अनुसरण करता। अनुसरण करता का मतलब होता है अपनाने वाला, तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। नाम क्या था भैया उनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए किस इतिहास ग्रंथ को लिखा? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका नाम क्या था भैया? उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम था भैया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम था, ठीक है। अब चौथी पद्धति को हम देखें तो चौथी पद्धति कौन सी है? तो उस चौथी पद्धति का नाम है वैज्ञानिक पद्धति। यहां लिख लेते, जगह तो है, यहां लिख लेते चौथी पद्धति। चौथी पद्धति का नाम भैया वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, ये जो वैज्ञानिक पद्धति रही, इस वैज्ञानिक पद्धति को किसी ने भी नहीं अपनाया। किसी ने भी नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? उस क्यों का कारण जान लो, लेकिन कारण से पहले एक पॉइंट भी समझ लो, फिर मैं कारण आपको बताता हूं। पॉइंट ये है कि ये जो चार पद्धतियां हैं, इन चार पद्धतियों में आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है और सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति कौन सी है, तो ध्यान रहे जब पूछे वो सर्वश्रेष्ठ पद्धति, सर्वश्रेष्ठ पद्धति, तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति में आपको लिखना होगा विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति पद्धति। और सर्वाधिक दोषपूर्ण अगर पूछे, क्या पूछे? सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति। दोषपूर्ण पद्धति, तब नाम आएगा वर्णानुक्रम का। वर्णानुक्रम पद्धति का। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझते हैं। मैंने आपसे बताया था कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति थी, इस वैज्ञानिक पद्धति को किसी ने नहीं अपनाया। देखिए, मैं सारी चीजें व्हाइट बोर्ड पर लिख नहीं सकता हूं क्योंकि उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उसको लिखता रहता हूं। अब ये जो यदि आप लिखना चाहते हो तो अपने नोटबुक में आप इसे इंक्लूड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। मैं बता क्या रहा हूं कि वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किसी ने भी क्यों नहीं किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंटरव्यू के टाइम में पूछ लिया जाए आपसे कि भाई जो वैज्ञानिक पद्धति, जो चौथी पद्धति थी इतिहास लेखन की, उस इतिहास लेखन पद्धति को क्यों नहीं अपनाया गया, तो उसके ना अपनाने का कारण यह था कि वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए जब इतिहास लेखक इतिहास लेखन का कार्य कर रहे थे, तब उनको लिखते समय बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो वैज्ञानिकता के कारण छूट जा रहे थे। क्योंकि वैज्ञानिकता क्या, यानी जो वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, उसमें किसी भी चीज को क्रमागत लिखना होता है, और क्रमागत लिखने के साथ साथ उसमें हो क्या रहा था, उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो छूट जाया करते थे। ठीक है, इसलिए इस वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किसी ने भी नहीं किया। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि इस वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किसी ने नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वैज्ञानिक पद्धति में जब हम लोग इतिहास लेखन का कार्य कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो छूट जाया करते थे, इसीलिए किसी ने भी वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण नहीं किया। ठीक है, फिर ऊपर से समझते हैं कि विधेयवादी पद्धति ये तीसरी पद्धति रही। तो विधेयवादी पद्धति का जनक कौन माना जाता है भैया? तेन माने जाते हैं। तेन के द्वारा इतिहास लेखन पद्धति में कितनी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है? तो 3 शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। पहली शब्दावली जाति, दूसरी शब्दावली वातावरण, और तीसरी शब्दावली क्षण विशेष है। ये भैया क्षय नहीं क्षण है, देखिए गलती हो रही थी, ये क्षय नहीं भैया क्षण है, ये
क्षण विशेष, एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप, क्षण विशेष है। ठीक है, इस विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करता अर्थात अपनाने वाला कौन था? तो इस विधेयवादी पद्धति को अपनाए कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने किस इतिहास ग्रंथ को लिखा? तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। सर्वाधिक प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ जो माना जाता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही माना जाता है। यह पुस्तक इतनी ज्यादा प्रमाणिक है कि नेट तक की, अर्थात नेट हिंदी की सबसे बड़ी परीक्षाओं की श्रेणी में आती है, वहां तक की मैं बात करूं तो वहां भी इस हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमाण को ही स्वीकारा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और अच्छे स्तर पे पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारे फैक्ट आपको यहीं से दे रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाए कि ये जो 4 पद्धतियां हैं, उन 4 की 4 पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति किसे माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति विधेयवादी पद्धति को माना गया। किसको? विधेयवादी पद्धति को माना गया। इस विधेयवादी पद्धति को किसने अपनाया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था। इसमें सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति कौन सी रही? सबसे कमी किस पद्धति में रही? तो सर्वाधिक कमी जो रही, सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति जो रही, उसका नाम था वर्णानुक्रम पद्धति, जिसकी शुरुआत किसने की थी? गारशादा तासी ने की थी। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां कितनी? 4। पहली पद्धति का क्या नाम है? तो पहली पद्धति वर्णानुक्रम, दूसरी पद्धति कालानुक्रम, तीसरी पद्धति विधेयवादी, चौथी पद्धति वैज्ञानिक पद्धति। जो पहली पद्धति है जिसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं, उस पद्धति को कितने लोगों ने अपनाया? 2 लोगों ने अपनाया। कौन कौन? गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। जो दूसरी इतिहास लेखन पद्धति जिसके हम कहते हैं कालानुक्रम पद्धति, उस पद्धति को किन किन लोगों ने अपनाया? तो उस पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने अपनाया। जो तीसरी पद्धति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विधेयवादी पद्धति। उस विधेयवादी पद्धति को किसने अपनाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। जो चौथी पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? उसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। उसे किसने अपनाया? तो भैया उसे किसी ने भी नहीं अपनाया था। इन 4 पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति विधेयवादी पद्धति को माना जाता है और सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति किसे माना जाता है? तो वर्णानुक्रम पद्धति को माना जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके आगे की चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए अब हम लोग लिखेंगे आगे, अगली हेडिंग डालेंगे भैया, इतिहास लेखन के आधार स्तंभ। मिटाएं इसको। चलिए, इतिहास लेखन के आधार स्तंभ का मतलब यह होता है कि जो हिंदी साहित्य लेखन कार्य प्रारंभ किया गया तो किन किन पुस्तकों का सहारा लेते हुए इतिहास ग्रंथों को लिखने का कार्य किया गया, वो आधार स्तंभ के रूप में किन किन ग्रंथों को रखा गया, उनके विषय में आपको समझना होगा। ठीक है, तो उसमें आपने 84 वैष्णवन की वार्ता सुनी होगी, 252 वैष्णवन की वार्ता सुनी होगी। ये कुछ पुस्तकें इतनी प्रसिद्ध थी कि इनको ही आधार स्तंभ के रूप में इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया गया था। तो आप हेडिंग डाल देंगे, हिंदी साहित्य लेखन के आधार स्तंभ। हिंदी साहित्य लेखन के आधार स्तंभ। आधार स्तंभ, आधार स्तंभ। ठीक है, इसमें जो पहली पुस्तक है उसका नाम क्या भैया? तो उसका नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। क्या भैया? 84 वैष्णवन की वार्ता जो दूसरी किताब है उसका नाम है 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, इन दोनों ही पुस्तकों का
लिखने का कार्य जो किया था, लेखन कार्य, इन दोनों पुस्तकों का जो लेखन कार्य हुआ वो किसके द्वारा हुआ भैया? ध्यान से यहां से चीजें समझते हुए चलेंगे। तो इसमें लेखनकर्ता, लेखन कार्य अर्थात लेखक की बात करें तो लेखक हैं गोसाई गोकुलनाथ। गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, ये जो गोसाई गोकुलनाथ हैं, ये गोसाई गोकुलनाथ किस समय के हैं? अर्थात गोसाई गोकुलनाथ जी का समय क्या था? समय तो इनका समय है भैया, औरंगजेब का शासनकाल आपको पता है ना, तो औरंगजेब के शासनकाल में ही ये थे, अर्थात 17वीं शती में। कब भैया? 17वीं सती। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये किसके समकालीन रखा था? किसके समय के थे? समय की बात करें, किसके समय के थे और किस शासक के समकालीन थे? शासक औरंगजेब। कौन? ये औरंगजेब के समय के कौन थे? ये गोसाई गोकुलनाथ जी थे। बात समझ में आई? इसमें भैया मैंने दो पुस्तकें आपको बताई है। पहली पुस्तक मैंने बताई 84 वैष्णवन की वार्ता, दूसरी मैंने बताई 252 वैष्णवन की वार्ता। ये वास्तव में दो लोगों के जीवन चरित्र पर भी आधारित थी, उनके शिष्यों का वर्णन था इसमें। तो इसमें ध्यान से समझेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता में आचार्य बल्लभाचार्य के, या बल्लभाचार्य डायरेक्ट लिख देते हैं, बल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख। ठीक है। आगे जो 252 वैष्णवन की वार्ता थी उसका संबंध किससे है? तो लिखेंगे 252 वैष्णवन की वार्ता में बल्लभाचार्य के पुत्र, ये बल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का उल्लेख बात समझ में आई भैया? आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा जो आगे बढ़ी, उसमें जो हिंदी साहित्य लेखन के आधार स्तंभ के रूप में जो पुस्तकें कार्य की, उसमें पहली पुस्तक का क्या नाम है? तो उसमें पहली पुस्तक का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। उसमें दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? तो उसमें दूसरी पुस्तक का नाम है 252 वैष्णवन की वार्ता। ये 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गोसाई गोकुलनाथ। जो गोसाई गोकुलनाथ जी हैं, ये किस समय के हैं? तो ये भैया ये 17वीं शताब्दी के हैं। कब के? 17वीं शताब्दी के हैं। ये किस शासक के समकालीन हैं? तो ये औरंगजेब के शासनकाल के समकालीन माने जाते हैं। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है उसमें किसके शिष्यों का उल्लेख है? तो उसमें बल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख है।
जो 252 वैष्णवन की वार्ता है उसमें किसके शिष्यों का उल्लेख है? तो उसमें विट्ठल नाथ के 252 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हाई स्कूल की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में, बीए की परीक्षा में, यहां तक कि टीजीटी, पीजीटी, नेट तक की परीक्षा में प्रश्न बना है। यहां तक आप छोटी परीक्षाओं की यदि हम बात करें तो इसमें यूपीपी, यूपीएसआई और आपके टेट, सीटेट नहीं भैया, टेट और सुपरटेट जैसी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर याद करके रखेंगे। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके आगे जो आधार स्तंभ में कार्य करने वाले हैं, अगली पुस्तक का नाम है भक्तमाल। अगली पुस्तक का नाम भैया भक्तमाल। बस इतना चीजें मैं यहां से मिटा दूंगा तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। इतना मिटा दे रहे हैं। जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम भैया भक्तमाल है। भक्तमाल किसकी पुस्तक है? यह नाभादास की पुस्तक है। नाभादास। इस भक्तमाल का लेखन कार्य कब हुआ? समय यदि इसका समय आपसे पूछ लिया जाए तो इसका समय भैया 1596 ईस्वी है। कब भैया? 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी में इसको लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो चौथी पुस्तक है उस चौथी पुस्तक का नाम है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा। ठीक है, यह कालिदास हजारा जो पुस्तक है यह कालिदास त्रिवेदी की पुस्तक है। कालिदास त्रिवेदी। त्रिवेदी की पुस्तक है। किसकी भैया? कालिदास त्रिवेदी जी की पुस्तक है। इसमें जो चौथी पुस्तक है उस चौथी पुस्तक का नाम है मूल गोसाई चरित। किसकी भैया? मूल गोसाई चरित। ये मूल गोसाई पुस्तक है किसकी? ये बेड़ी माधवदास जी की है, मूल गोसाई चरित। पांचवी और अंतिम पुस्तक का नाम है मूल गोसाई चरित। ये मूल गोसाई चरित जो है ये है किसकी? ये है बेड़ी माधवदास जी की रचना है। ठीक है, या किसके जीवन पर आधारित है? या तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तुलसीदास के जीवन पर आधारित अब ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर तुलसीदास जी के विषय में, उनके जन्म के विषय में, उनके मृत्यु के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में यदि प्रमाणक साक्ष्य के रूप में किसी भी बात को स्वीकारा जाता है तो मूल गोसाई चरित को ही स्वीकारा जाता। कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो मूल गोसाई चरित की मूल कृति को देखा जाता है और उस विवाद का शमन किया जाता है। बात समझ में आई? कहने का मेरा अभिप्राय यह हो गया कि अभी तक आपने जो आधार स्तंभ के रूप में पुस्तकों को रखा, उन पुस्तकों, कितनी पुस्तकों को रखा भैया? 5 पुस्तकों को रखा। अर्थात इन 5 पुस्तकों का सहारा लेते हुए इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया गया। ठीक है, उसमें पहली पुस्तक का नाम था 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी पुस्तक का नाम था 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों ही पुस्तकों को लिखा किसने था? तो इन दोनों ही पुस्तकों को भैया गोकुलनाथ जी ने लिखा था। किसने भैया?
गोकुलनाथ जी ने लिखा था। बात समझ में आई? आगे अगर हम समझें तीसरी पुस्तक के रूप में नाम आता है भक्तमाल का। बहुत बार पूछा गया कि भक्तमाल रचना किसकी है, तो भक्तमाल रचना है ये नाभादास जी की रचना है। ठीक है। फिर कालिदास हजारा, चौथी पुस्तक में कौन सी है? कालिदास हजारा। ये कालिदास हजारा किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। और पांचवी पुस्तक कौन सी है? मूल गोसाई चरित। ये रचना किसकी है? बेड़ी माधवदास। ध्यान रहे भैया, ये तीन जो मैं आपको बता रहा हूं, तीन पुस्तक, जैसे एक तो ये हो गया मूल गोसाई चरित, बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 252 और 84 वैष्णवन की वार्ता बहुत महत्वपूर्ण। इनमें इनके लेखकों के नाम बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए चार को तो गांठ बांध के रखो आप, है ना। आपसे कोई पूछे कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, तो गोकुलनाथ हैं। भक्तमाल के कौन है, तो नाभादास हैं। और मूल गोसाई चरित के कौन है, तो बेड़ी माधव दास हैं। बात समझ में आई भैया? समझ में आ गई आपके यहां तक की चीजें? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे की जो चीजें हैं उसे हम लोग अगले क्रम में पढ़ेंगे। अगले क्रम में हमें बताना क्या है? अगले क्रम में जो सूत्रपात हो रहा है हिंदी साहित्य लेखन का, उस हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसे? गारशादा तासी को। ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों को हम अगली क्लास में देखेंगे, किंतु आपसे निवेदन मेरा यह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।